नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। इस वीडियो में हम इकोनॉमी से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और साथ ही साथ में स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ये इकोनॉमिक सीरीज की चौथी वीडियो है। उम्मीद करता हूँ पहले के तीन वीडियोज आपने देख चुके होंगे। तो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। With reference to the government securities, consider the following statement. G6 are instrument that government used to borrow money. तो ये statement सही है. The yield of G6 remains the same over time. ये गलत है, ये change होते रहता है. G6 are the safest investment as the yield is the lowest risk-free interest rate in any economy. तो ये भी बिल्कुल सही है. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 and 3 ओनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो G6 या गवर्नमेंट बॉन्ड्स जिसे कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट दैट गवर्नमेंट यूज टू बोरो मनी। गवर्नमेंट को अगर पैसा चाहिए होता है तो वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स जारी करता है जिसे कोई भी नॉर्मल इंसान खरीद सकता है। तो जिस तरह से इंडियंस बहुत सारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल यूएसए के बॉन्ड्स खरीदते हैं, फ्रांस के खरीदते हैं, उसी तरह से इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी इंडियंस खरीदते हैं या फिर फॉरेनर्स भी खरीद सकते हैं। द G6 कैरी द लोएस्ट रिस्क ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट। इसमें रिस्क बहुत कम होता है क्योंकि अगर अगर रिस्क बहुत ज्यादा होगा तो कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, कोई भी बोरो नहीं करना चाहेगा, लेंड नहीं करना चाहेगा मनी टू द गवर्नमेंट। और after all chances of government not paying back money आर ऑलमोस्ट जीरो। तो गवर्नमेंट तो देगी, अगर गवर्नमेंट नहीं दे पाएगी तो मतलब गवर्नमेंट खुद ही डिफॉल्ट हो जाएगी। तो ये सब जैसे पाकिस्तान, श्रीलंकन जैसे इकोनॉमी के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड पे अच्छा नहीं होता है क्योंकि उनका जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल नहीं है। तो इसीलिए वो सेफेस्ट नहीं है इन्वेस्टमेंट मेथड। लेकिन जिसके गवर्नमेंट सेफ है जैसे यूएसए हो गया या इंडियन गवर्नमेंट हो गया, वहां पे आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वो सेफ माना जाता है। इट इज दस द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट वन कैन मेक। G6 yield change over time, often several times during a single period ही change हो सकता है because of the manner in which G6 are structured। ठीक है। If G6 yield are start increasing, the lending to the government is become riskier। ठीक है। अगर yield G6 से बहुत ज्यादा आने लग रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ रिस्की है जरूर। इफ अ गवर्नमेंट फाइनेंसेस आर सॉर्टेड, मतलब कोई डेप्थ नहीं है, कोई कहीं एक्स्ट्रा लोन्स नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर में, मोर एंड मोर पीपल वांट टू लेंड मनी टू द सच जी बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में मोर एंड मोर पीपल भरोसा करेंगे और पैसा देना शुरू करेंगे। तो इन टर्म्स क्या होगा, लीड्स टू द बॉन्ड प्राइसेस गोइंग अप। तो इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा तो बॉन्ड के प्राइसेस जो हो जाएगा बहुत ज्यादा हो जाएंगे एंड यील्ड कम डाउन। और इससे क्या होगा, यील्ड जो है वो कम डाउन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। With reference to the sugar sector in India, consider the following statement. The export of sugar is carried out through the Agriculture and Processed Food Product Export Development Authority, जिसे अपेडा कहते हैं, अंदर द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग यूनिट। अपेडा तो करता है किंतु ये मिनिस्ट्री ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर नहीं आता, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। द सुगर मार्केटिंग ईयर्स रन फ्रॉम अप्रैल टू मार्च, ये भी गलत है। The central government has withdrawn custom duties on sugar export to encourage the sugar industry, ये स्टेटमेंट ही सिर्फ सही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडियन शुगर प्रोडक्शन क्या हुआ, 6% फॉल हो गया है टू 311 लाख टन्स हो चुकी है अप्रैल 2022 तक। और मेनली ड्यू टू द लोअर आउटपुट इन महाराष्ट्र और भी कुछ स्टेट्स जैसे कर्नाटक में। महाराष्ट्र में 105 लाख टन्स हो गया जो कि 126 लाख टन्स हुआ करता था। और कर्नाटक में भी डिक्लाइन हुआ, 55.3 लाख टन हो गया 58 लाख टन से गिरकर। तो कई स्टेट में कम हुई, कब स्टेट में बहुत ज्यादा भी हुई है। तो महाराष्ट्र में मेनली में बहुत ज्यादा डिप मिला है। द एक्सपोर्ट ऑफ शुगर इज कैरिड बाय द अपेडा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंडर नहीं आता। फिर शुगर मार्केटिंग ईयर जो रन होता है वो अक्टूबर से सितंबर होता है। जिस तरह से इंडियन फाइनेंशियल ईयर मार्च से लेकर अप्रैल से लेकर मार्च तक होता है, उसी तरह से शुगर
मार्केटिंग में अक्टूबर से सितंबर तक होता है। द गवर्नमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट has withdrawn custom duty on export of sugar to encourage sugar industry। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी कस्टम ड्यूटी पे वो कम कर दी गई है ताकि शुगर इंडस्ट्री ग्रो कर पाए, एनकरेज हो पाए और वो ग्रो कर पाए और एक्सपोर्ट कर पाए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ about 81 bonds। These are secured bonds that are issued by the banks। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। दे हैव नो मैच्योरिटी डेट, ये स्टेटमेंट सही है। दिस बॉन्ड आर यूज्ड बाय द बैंक टू बॉस्टर देयर टायर वन कैपिटल, ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। तो 2 एंड 3 ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 81 bonds आर अनसिक्योर्ड बॉन्ड विथ दैट हैव परपेचुअल टेनर। परपेचुअल टेनर का मतलब ये हो गया कि इसकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं है। जो बैंक है इशूड बाय द बैंक हैव नो मैच्योरिटी डेट, ठीक है। तो इस पे रिस्की हो जाता है। दे हैव ए कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का मतलब है which can be used by the banks to buy these bonds back from the investor। तो इन्वेस्टर से वो बैंक बाय भी कर सकती है। These bonds are typically used by the banks to bolster their core or the टायर वन कैपिटल, ठीक है। तो ये अपने जो कोर है उसके इंक्रीज करने में बैंक्स ये सब बेसिकली करती है। म्यूचुअल फंड्स वेर द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन द परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इसीलिए म्यूचुअल फंड जो होता है रिस्की होता है, बहुत सोच समझ के ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज। It was adopted during the 12th Ministerial Conference of the WTO। ये स्टेटमेंट सही है। The objective of the agreement on fisheries subsidies to address sustainable development goals 14.6 to prevent harmful fisheries subsidies provided by the countries toward marine fishing। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। It prohibits subsidies for fishing on unregulated high seas, जो कि मेनली चाइना जैसे कंट्रीज ये सब इलीगल एक्टिविटीज करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 1 2 3 करेक्ट चूज करना है। तो WTO एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडीज वाज अडॉप्टेड एट द 12th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस। और इसे क्यों किया गया था? फॉर ओशन सस्टेनेबिलिटी एंड प्रोहिबिटिंग हार्मफुल फिशिंग सब्सिडीज, ठीक है। तो बहुत सारे गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है फिशरमैन्स को कि बहुत तो सब्सिडी मिलने से कारण वो बहुत ज्यादा फिशिंग कर लेते हैं एक्सेस। तो इससे क्या होता है, फिश का जो स्टॉक है वो बहुत कम होना, डिप्लीट होना शुरू हो जाता है। तो एग्रीकल्चर द एग्रीमेंट एंड फिशरी सब्सिडीज प्रोहिबिट 3 काइंड ऑफ सब्सिडी। कौन कौन सा है? इलीगल एंड अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग, फिर फिशिंग ऑफ ऑलरेडी ओवर एक्सप्लॉइटेड स्टॉक्स में, फिशिंग ऑन अनरेगुलेटेड हाई सीज। तो ये बेसिकली चाइना करती है। हाई सी से अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर भी वो फिशिंग करने लगती है, जैसे साउथ चाइना सी हो या फिर पाकिस्तान के अरेबियन सी वाले एरिया में ग्वादर पोर्ट के पास में, तो वो फिशिंग करती रहती है। एज अ पार्ट ऑफ स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया have given a 2-year transition period to phase out the first two kind of subsidies। तो इंडिया में भी दिया जाता है फिशरमैन्स को सब्सिडी। तो ये जो पहला तो है सब्सिडीज उसको फेज आउट करने के लिए WTO ने कहा है विद इन देयर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो विद इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। With reference to one nation, one fertilizer scheme, consider the following statement. The companies are allowed to display their name, brand, logo, and other relevant product information only on 1/4 space of their bag। तो 1/4 नहीं होगा, only 1/3 होगा। तो स्टेटमेंट गलत है। इट विल इंट्रोड्यूस वन सिंगल ब्रांड भारत फॉर ऑल सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स। तो ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ Chemical and Fertilizers have decided to implement one nation, one fertilizer by introducing a single brand for fertilizers and logo under the फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम। फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम का नाम क्या है? प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, PMBJP। तो सिंगल ब्रांड जैसे पहले यूरिया आता था, डैप, मॉप, NPK, उसका अब नाम चेंज हो जाएगा भारत यूरिया, भारत डैप, भारत मॉप, भारत NPK। फिर अंडर द वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम के तहत क्या होगा? कंपनीज आर अलाउड टू डिस्प्ले देयर नेम, ब्रांड, लोगो एंड अदर रिलेवेंट प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन ओनली इन 1/3 स्पेस ऑफ देयर बैग। तो 1/3 स्पेस में कंपनीज अपना प्रमोशन करेंगी। फिर द भारत ब्रांड
एंड द प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना का जो लोगो होगा विल हैव टू बी शोन ऑन द रिमेनिंग 2/3 स्पेस में भारत ब्रांड की ब्रांडिंग होगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इट इज अ 5 member स्टैट्यूटरी बॉडी टू बी कंस्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। तो ये 5 member नहीं है, 6 member है। In case of equality of votes among the member, the governor of the RBI has the second or the casting vote। तो ये भी बिल्कुल सही है। The members of the committees hold the office for a period of 5 years। तो ये period of 5 नहीं 4 years होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 ही सिर्फ सही है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेक्शन 45ZB of the amended RBI Act 1934 provided for an empowered 6 member monetary policy committee to be constituted by the central government, ठीक है, under the notification of official gazette। तो पहला जो सच एमपीसी कमेटी जो बना था, कॉन्स्टिट्यूट हुआ था सितंबर 29 2016 में हुआ था कॉन्स्टिट्यूट। इसमें कौन कौन होते हैं? तो गवर्नर ऑफ आरबीआई होता है, डिप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई होते हैं, और जो गवर्नर ऑफ आरबीआई वो चेयरपर्सन एमपीसी कमेटी के, पर डिप्यूटी गवर्नर होते हैं एंड 4 other एक्सपर्ट मेंबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। अलग अलग जो फील्ड्स में एक्सपर्ट्स हैं उनको भी इंक्लूड किया जाता है। तो मेंबर्स अपार्ट फ्रॉम द गवर्नर एंड डिप्यूटी गवर्नर विल होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years, नॉट 5 years, और until the further orders with the whichever is earlier, ठीक है। तो वो एक्सटेंड किया जा सकता है उनका टेन्योर। द एमपीसी डिटरमाइंस द पॉलिसी ऑफ रेपो रेट कितना होना चाहिए, रिवर्स रेपो रेट, ये सब डिसाइड करते हैं ताकि जो हमारा इन्फ्लेशन टारगेट है, जो हमारा 2 से 6% का जो टारगेट है इन्फ्लेशन, तो वो टारगेट अचीव किया जा सके। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन्फ्लेशन एक नेसेसरी एबल कैसे है, इसका कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना। द एमपीसी इज रिक्वायर्ड टू मीट एटलीस्ट 4 times a year। एक साल में 4 बार मीट करती है। और quorum फॉर द मीटिंग ऑफ द एमपीसी 4 members। तो मिनिमम 4 members होने चाहिए तभी मीटिंग कंडक्ट होती है। तो मिनिमम मेंबर्स को ही कोरम कहा जाता है। ईच मेंबर ऑफ द एमपीसी हैज 1 वोट है, लेकिन जो अगर इक्वालिटी ऑफ वोट हो जाता है तब गवर्नर के पास सेकंड ये कास्टिंग वोट होती है। तो डिसाइडिंग वोट गवर्नर ऑफ आरबीआई के पास में होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। द क्रॉप इज ट्रेडिशनली ग्रोन इन द वेस्टर्न घाट्स स्प्रेड ओवर कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु in India. Crop cultivation is also expanding rapidly in the non-traditional areas of Andhra Pradesh, Odisha, and the northeastern states. It is predominantly an export-oriented commodity, and 65% to 70% of the produced crop in the country is exported, while the rest is consumed within the country. The above lines refer to which of the following crop? Groundnut, clove, coffee, cashew। इसका सही जवाब होगा कॉफी। Indian coffee has created a niche for its international market में, and Indian coffee are earning high premiums, बहुत अच्छा रेट मिल जाता है। particularly Indian जो robusta variety है which are highly preferred for its good blending quality के लिए माना जाता है। फिर अराबिका कॉफी जो है और एक वैरायटी फ्रॉम इंडिया इज आल्सो वेल रिसीव्ड इन द इंटरनेशनल मार्केट। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश किया था कॉफी बोर्ड थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। तो ये एक्ट जानना बहुत जरूरी है। कॉफी एक्ट 7 of 1942 अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। फिर कॉफी बोर्ड का जो हेडक्वार्टर्स है वो बैंगलोर कर्नाटक में लोकेटेड है, और मेनली ये कर्नाटक में ही मेनली पहले तो ग्रो होता था, लेकिन आज के टाइम में केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी ग्रो करने लगे हैं। तो कॉफी बोर्ड का द एक्टिविटीज ऑफ द बोर्ड का क्या काम है? तो एनहांसमेंट ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी क्वालिटी पे है, एक्सपोर्ट प्रमोशन फॉर अचीविंग हायर वैल्यू रिटर्न्स फॉर द इंडियन कॉफी, और सपोर्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट। तो ये 3 उनके फंक्शंस हैं मेजरली। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है कॉफी। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द ग्रीन Tug Transition Program, consider the following statements. It has been launched by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। These tugs will adopt non-fossil fuel solutions।
ये भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बोथ 1 एंड 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज हैज लॉन्च्ड द ग्रीन टग transition program which aims to make India the global hub for green ship by 2030। ठीक है, द फर्स्ट इंडियन नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग was inaugurated in गुरुग्राम हरियाणा में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉलेज है। द ग्रीन हाइब्रिड टग्स विल empower the ग्रीन हाइब्रिड प्रोपल्सन सिस्टम। बेसिकली जिस तरह से हम लोग मोटर व्हीकल्स में ब्लेंडिंग कर रहे हैं इथेनॉल मिथेनॉल की, ताकि हम लोग नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी को ज़्यादा रिलाई कर पाए, रिन्यूएबल एनर्जी की तरह बढ़े, तो वही इसका भी वही सेम मोरलेस मकसद है। तो नॉन फॉसिल फ्यूल सोल्यूशन लाइक मिथेनॉल अमोनिया एंड हाइड्रोजन की तरफ में मूव करने का। तो पीएम गति शक्ति आया हुआ था प्रोजेक्ट, द नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी along with the green ports initiative has already accelerated for development of green logistic supply chain in the country। तो लॉजिस्टिक जो कॉस्ट है उसको डिक्रीज करना मेन मकसद है पीएम गति शक्ति का। The ports have also aimed to reduce carbon emissions, जो टारगेट सेट किया गया कार्बन एमिशन पर टन ऑफ कार्गो हैंडल बाई 30% बाई 2030 में 30% जो है वो कार्बन एमिशन जो है वो रिड्यूस किया जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 एंड 2। इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ आपको सीखने मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।